लाइफ क्या है? लाइफ किसको कहोगे आप? वी आर रिजल्ट ऑफ बायोकेमिकल केमिकल रिएक्शन। अगर वो नहीं हो तो नहीं हो सकता कुछ। देख रहे तो आंखों के अंदर कितना प्रोसेस हो रहा है, यू वॉन्ट बिलीव। इसको पढ़ो, ओवरव्यू ऑफ द ऑफ सेल, सेल स्ट्रक्चर। अब तुम्हारी आंखें सेल पे थी, सेल में से कहाँ गई? तो इतने में, सिर्फ सेल में से स्ट्रक्चर में गए, उतने में तो तुम्हारी आंखों में लाखों केमिकल्स बन के टूट जाते हैं और टूट के बन जाते हैं। आप कहोगे सर इतने में? ऐसे तो हमारी आंखें, मतलब कभी इसको पर्दे को देखा, कभी मुझे देखा, कभी इसको देखा, कभी किताबों को देखा। हाँ, अब एक ज़बान सिर्फ इतना सिर्फ बोलो, या उंगलियां सिर्फ इतना करो, तो इतने में तो अगेन लाखों केमिकल प्रोसेस हो जाते हैं। और ये सारा प्रोसेस किसके अंदर होता है? सेल के अंदर। और सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिल का बना है। हर एक ऑर्गेनिल काम करती है अंगिका, इस वजह से हर एक सेल काम कर सकता है। और सेल बना ही ऑर्गेनिल से। कौन कौन से ऑर्गेनिल? तो वन बाय वन हम ज़रा ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, देखो फॉर एग्जांपल है चूहा, ये इसका बॉडी किसका बना है? सेल का। हमारे अंदर भी वही। देखो कोई भी सेल हो उसमें तीन तरह का स्ट्रक्चर कॉमन होगा। प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक, आदि कोशिकीय, सुकोशिकीय, या फिर प्लांट सेल हो, है ना। हर एक के अंदर तीन स्ट्रक्चर कॉमन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? सेल मेम्ब्रेन सब में होगा, चाहे बैक्टीरिया हो। साइटोप्लाज्म सब में होगा, और डीएनए सब में होगा। दिस थ्री स्ट्रक्चर आर वेरी कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अब दो सेल का कैटेगरी, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को यूं क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस रहता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता। यूकैरियोटिक में दो ऐसे टाइप हो गए। ऐसे तो अपना फंगी, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमलिया, है ना। चलो सेकंड कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए तो इसको प्रोकैरियोटिक का, प्रो का मतलब ये होता है प्रिमिटिव टाइप्स, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो नेकेड है डीएनए, नग्न, आदि कोश के अंदर। और वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे प्रोकैरियोट्स जितने भी ना, सब के सब कैसे होंगे? यूनिसेलुलर, कोई मल्टीसेलुलर नहीं होगा। चलो अब ऑर्गेनिल क्या है? अंगिका, है ना। ऑर्गेनिल मीन्स छोटे छोटे ऑर्गन, जो कि है सेल के अंदर। ये सारी ऑर्गेनिल है, हर एक का अलग अलग काम है, ज़्यादातर हमें पता है। न्यूक्लियस की बात करते हैं, है ना, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब ये हम जा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। दिस इज नॉट न्यूक्लियर पोर, यू वॉन्ट बिलीव। एक न्यूक्लियस के अंदर 3000 से 3500 जितने न्यूक्लियर पोर होते हैं। कोश केंद्र छिद्र एक कोश केंद्र में कितने? 3000 से 35, 3500 न्यूक्लियर पोर होते हैं। और हर मिनट 100 से 150 चीज़ें अंदर से बाहर आती है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में से साइटोप्लाज्म में से 150 चीज़ों का ट्रैफिक रहता है एक मिनट में, हर एक पोर पर। ऐसे कितने? 3500, 3 से 7। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना ट्रैफिक होगा। हमारे चौराहे पे 10 व्हीकल देख के हमारा सर चकरा जाता है। हमारी बॉडी में एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस। अब तुम ज़रा सा ऐसा करो और जो बनता है ना, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्किन सेल होते हैं, नॉट 2-3, इतने में कई हंड्रेड्स, कई थाउजेंड स्किन सेल होते हैं। अब वो सेल का एक न्यूक्लियस के अंदर इतने पोर, और उसके अंदर इतना प्रोसेस। हाउ कॉम्प्लेक्स वी आर, है ना। कितने कॉम्प्लेक्स हैं, और प्रोसेस कितनी कॉम्प्लेक्स। हमको लगता है बस जिंदगी चल रही है, जी रहे, लेकिन चलने के लिए कितना चलाना पड़ता है अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर घुस गया, वहाँ पर क्या है? डीएनए कंबाइन होकर के क्या बनता है? क्रोमेटिन, रंगसूत्री का एक क्रोमेटिन कंबाइन होकर के बनता है क्रोमोसोम। देखो जब सेल डिवाइड होता है तभी क्रोमोसोम दिखता है ना, अभी हमने डिस्कस किया। ऐसे रंगसूत्र, क्रोमोसोम। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, कोश केंद्री का न्यूक्लियोलस, छोटा न्यूक्लियस। एक और न्यूक्लियस के जो बनाता है आरएनए। बोलो क्या बनाता है? आगे बढ़ेंगे, जिससे बनता है राइबोसोम बनता है। अच्छा, अभी राइबोसोम चिपक गए ईआर में, कहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःकोश रज्जाक। एंडोप्लाज्मिक, प्लाज्मा के अंदर है साइटोप्लाज्म।
और रेटिकुलेट स्ट्रक्चर, रेटिकुलेट जाले जैसे, इसलिए अंतःकोश रज्जु ऐसा। चलो इसका दो टाइप है, जो चिपक गए इसको रफ और इसको स्मूथ बोल। और फ्री भी होते हैं, राइबोसोम चिपके हुए भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। तो जिस ईआर से अटैच है उसको हमने क्या कहना है, रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ईआर, और स्मूथ ईआर है ना, सरल આપણે જટિલ અને नहीं લીસી અને खड़बच। चलो जो रफ ईआर है ना, क्योंकि उसके पास राइबोसोम है, और वेरी इंपॉर्टेंट आगे पढ़ेंगे भाई, प्रोटीन कैसे बनता है पता है हमको अब तो, है ना, 12th में पढ़ेंगे तुम लोग। तो प्रोटीन कैसे बनता है भाई, डीएनए में से एमआरएनए, और एमआरएनए को पढ़ के प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन बनना है तो राइबोसोम की जरूरत पड़ती है, किसकी, तो राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री है, वो है ईआर में। तो जिस राइबोसोम जिस ईआर के पास है वो क्या बनाएगा, प्रोटीन, और जहाँ पर नहीं है वो लिपिड बनाएगा। चलो ये प्रोटीन जो है ना वो वेसिकल के फॉर्म में जाएंगे गोल्गी एपेरेटस में, कहाँ पर, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक थियरी है इस चैप्टर में, आगे देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यूकैरियोटिक सेल, हाँ सेल वॉल के बाद है 8.5.3 अंतःपटलमय तंत्र 8.5.3। तो खैर ये सिर्फ ओवरव्यू हम देख रहे हैं अभी चैप्टर का। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सिस्टम किसको बोलते हैं, जो साथ मिलके काम करे। तो यहाँ पर साथ मिलके देखो, ईआर ने प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनने के लिए कहाँ पर गया, या गोल्गी बॉडी या गोल्गी बॉडी। चलो वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बना देगी, देखो गोल्गी के अंदर घुस गया, प्रोटीन कैसे बने, कॉम्प्लेक्स, फोल्डिंग हो गया उसका, देखो हो रहा है ना, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग। और इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, फॉर एग्जांपल इसके साथ जुड़ा लिपिड, तो दिस इज कॉल्ड लिपोप्रोटीन, प्योर प्रोटीन प्लस लिपिड तो लिपोप्रोटीन, कॉम्प्लेक्स जटिल बन गया है ना। अच्छा इसके साथ कार्ब्स जुड़ गए, कार्बोहाइड्रेट, तो इट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। भाई एंजाइम होते हैं, मेलानिन होता है, हेयर होता है, नेल होता है, ये सब ऐसे ही बनता है। चलो फिर वैक्यूल की बात करते हैं। तो वैक्यूल सेक लाइक स्ट्रक्चर, और एनिमल में लाइसोसोम होते हैं। सेंट्रल वैक्यूल काम क्या करता है, उसमें भी एंजाइम्स होते हैं, 90% पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं, प्लांट में होते हैं ना, और एनिमल में होते हैं लाइसोसोम। भाई दिस इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर। देखो हम लोग फास्ट रहते हैं, रोज़ा उपवास हो गया जैसे, है ना, तो ज़रूरी है, क्यों, नो डाउट एक रिलीजियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, लेकिन बायोलॉजिकल भी है। अब हम लोग जब अनलिमिटेड खाने जाते हैं तो वहीं 350-400 वसूल करते हैं, है ना। कभी मम्मी ने अच्छा बनाया तो उसका भी मतलब पतीले का वो तलिया दिख जाता है ना, ऐसे। हाँ, तो अब इतना जब खा लिया है तो अपनी बॉडी क्या करेगी, उसको जमा कर लेगी, है ना। अब बॉडी को तुम मौका ही नहीं दे रहे हो, जमा ही करते जा रहे हो, तो तकलीफ होगी। तो जब हम फास्ट करते हैं तो क्या होता है, लाइसोसोम को मौका मिलता है, और लाइसोसोम ये रिजर्व फूड को, जैसे हमारी स्किन के नीचे अपना ये एडिपोस टिश्यू रहता है, मेदपूर्ण पेशी, है ना, एडिपोस, तो स्किन का नीचे का पार्ट है, इट इज़ वेरी गुड स्टोरेज हाउस। अगर बॉडी को देखो, वैसे कोई जगह नहीं, अगर कट मारे ना यहाँ से और देखे ना तो इतना प्रिसाइज सब अरेंज हुआ है, जगह किधर है ही नहीं, तो बोले स्टोर करना है तो करे किधर, अब अलग से तो कोई स्टोरेज हाउस बना नहीं सकते, तो बोले स्किन के नीचे रख दो ना, सब जितना एक्स्ट्रा है सब कहाँ रख दो। तो इसीलिए नॉर्मली जो हेल्दी बॉडी रहती है मेरे जैसे, है ना, खैर मेरी वैसे कम है तो स्किन नॉर्मली हाथ जल्दी से नहीं आता, उसका रीज़न क्या है कि नीचे फैट जमा है। तो ये फैट को मौका मिलना चाहिए। तो फैट कौन डाइजेस्ट करता है, लाइसोसोम। लाइसो का मतलब ही होता है लाइसिस करना, जोम मतलब वहीं बेग लाइक स्ट्रक्चर, वेसिकल छोटी, है ना, वो डाइजेस्ट करेंगे। तो रमज़ान में या श्रावण में बहुत एक्टिव रहती है ना। देखो गार्बेज कलेक्टर बोलते हैं, खा जाएगा, इसमें लैक्टिक एंजाइम रहते बहुत सारे ना, माइटोकॉन्ड्रिया इधर कणाभ सूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करे, पावर हाउस ऑफ सेल, क्रेब्स घूमेगा उसके अंदर, काब्स सारे टूटेंगे, पायरिक एसिड का क्रेब्स चलेगा, सब आगे हमने देख लें। एटीपी बनाता है, क्या बनाता है भाई, देखो सेल्स दैट नीड मोर एनर्जी हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया।
जिस सेल को ज़्यादा ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल मसल सेल, तो उसमें ज़्यादा माइट होगा, है ना, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट। फिर देखो, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन है वैसे सेल में भी रहता है, तो उसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं, कोषरस कंकाल। क्या भाई, साइटोस्केलेटन ज़रूरी है। अच्छा, वो नहीं होगा तो फॉर एग्जांपल इंसान का बात करें, विदाउट स्केलेटन खुद का इमेजिनेशन करें, खैर हो नहीं सकता, अगर करें इमेजिनेशन तो एक डब्बे में हम पैक हो जाए, है ना, स्केलेटन निकाल दे तो, अगर हड्डियाँ मतलब सब, है ना, कंकाल, तो ये हमारा जो पोस्चर, एक बॉडी का जो शेप मेंटेन है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्केलेटन। तो वैसे ही सेल का शेप जो मेंटेन है वो छोटे छोटे धागे, जिसको माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट, ऐसे 3 रहते हैं उस, तो उससे ये पूरा स्केलेटन बना है, कोषरस कंकाल, साइटोस्केलेटन, है ना, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट भी रहते हैं, और उसकी विड्थ के रीजन से उसको ऐसा नाम मिला है। देखो, अब कई ऐसे प्लांट सेल्स है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो हमको पता है, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट, है ना, इसके अंदर होता है थाइलेकोइड, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण वाटर। ये चैप्टर का और यू चल रहा है ना भाई अभी। चलो, प्लांट सेल में एक्स्ट्रा क्या रहता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के आउटर्स है ना, इट मीन्स उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होता है। अब एनिमल सेल की बात करें हम, तो उसमें सेल वॉल नहीं है। अब कुछ अदर यूनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिया, फ्लैजेला, सिलिया मीन्स ये पक्ष्म हो गए, छोटी छोटी सिलिया, देखो रेस्पिरेटरी अपने जो है ना, ये ट्रेकिया, ये दिख रहा है आपको, है ना, ये क्या हो रहा है पता है, हम लोग स्नीज करते हैं जब, अब इंडियन लोग का स्नीज बहुत अलग रहता है, शायद आपको कहाँ हो, अपन कैसे स्नीज करते हैं, ऐसा एकदम, सब कितना भी बात चल रहा है बोले रुक, पहले ऐसे सांस लेंगे एकदम उल्टा, सारा काम छोड़ के। अभी यूरोपियन लोग नॉर्मली स्नीज कर, पता भी नहीं चलता है ना, अब हम लोग स्नीज करते तो सब काम छोड़ के एकदम दहाड़ करके ऐसे खत्म, सामने वाला का हालत खराब। तो ये क्यों होता है, यू वॉन्ट बिलीव, 250 किलोमीटर पर आवर विंड की जो स्पीड रहती, 250 किलोमीटर, अपने पतरे उड़ जाए ना उस पर, उतनी स्पीड से हम स्नीज करते हैं। और होता ही इस वजह से क्योंकि जब तुम्हें जो मुंह बनाता है ना, तो सारे इसीलिए ऐसे जाते हैं, आप फिर एक साथ, तो जितना भी इरिटेटिंग पार्टिकल है वो सारा निकलना चाहिए, तो स्नीज करने में शर्माना नहीं है। खैर हम शर्माते नहीं है वैसे भी, है ना, ताकि वो स्नीज होता है इस वजह से कि अंदर कुछ इरिटेटिंग पार्टिकल घुस गए हैं। तो ये सिलिया सेल की सरफेस में रहता है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, देखो निकला नॉर्मली। फिर फ्लैजेला, फ्लैजेला मीन्स लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है चाबुक, चाबुक का सिरा एकदम पतला होता है आगे एकदम, है ना, तो वही है, अपने स्पर्म में भी रहता है, जब व्हेन वी इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म, देखो, है ना, ये वजाइना में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, यूट्रस में, फैलोपियन में। चलो, तो समझ में आया भाई, ओवरऑल सेल स्ट्रक्चर हमने देखा, हर एक ऑर्गेनेल के बारे में देखा। अब हम टेक्निकल बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो है वो सीक्वेंस इधर उधर है। चलो, तो अगर मुझे सिंगल सेंटेंस में अगर सेल का डेफिनेशन देना हो तो व्हाट आई कैन से, यूनिट ऑफ लाइफ, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा पूरा सिंगल सेंटेंस डेफिनेशन एंड वेरी प्रिसाइज, प्रिटी क्लियर डेफिनेशन, है ना, एकदम क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्यों भाई, तुम्हारा बॉडी बना किसका है, अच्छा काम भी तो कौन करता है, सेल, तो पूरे लाइफ का, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी, इसीलिए उसको ऐसा कहा, रचनात्मक यानी क्रियात्मक, एक सिंगल सेल डेफिनेशन, सिंगल सेंटेंस डेफिनेशन और प्रिसाइज हो गया, है ना।
चलो अब ये कुछ मोटी मोटी सी बातें की हैं. When you look around, you see both living and non-living. You must have wonder and ask yourself what is that makes an organism living, or what is that inanimate thing does not have which a living thing has. Inanimate means जो निर्जीव है उसके पास वो नहीं है जो लिविंग के पास है. वो क्या है भाई? सेल. और पहली पहल तो एक सेल को सेल क्यों कहा यार? सेल तो बैटरी का अपना वो जो बैटरी रहती है छोटी छोटी उसको हम सेल कहते हैं भाई. वो ऑटोनोमस वो जो बैटरी रहती है ना छोटे छोटे सेल जो रिमोट में डालते हैं है ना, उसको सेल बोला जाता है. क्यों? क्योंकि वो खुद को चलाता है, उसको किसी एक्सटर्नल पावर का ज़रूरत नहीं रहती. तो यहाँ भी वही है ना, वही चीज़ हो रहा है, खुद को चला रहा है, इसीलिए इसको सेल बोला. कोश. सेल तुम केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे ना, वो एनोड कैथोड डालते हो मटेरियल रहता है तो खुद को चलाता है ना, इस वजह से. All organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell and are called unicellular organ, while other like us composed. तो क्या कहा लास्ट पर भाई? सब ऑर्गेनिज्म किसका बना है? सेल का, है ना, कोश का. और कोई ऐसा है कि एक कोश का बना है, एक सेल का, और कोई ऐसा है कि बहुत सारे. फॉर एग्जांपल वी ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर. हम कैसे? वो तो हमने बहुत उसके बारे में देखा है भाई, वही चैप्टर आगे. व्हाट इज सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. देखो अब फॉर एग्जांपल अमीबा की बात करें तो अमीबा सब काम कर सकता है. हाँ भाई, रेस्पिरेशन कर सकता है, एक्सक्रेशन कर सकता है, डाइजेशन कर सकता है. सिंगल सेल में वो सब कैपेसिटी है. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. तो देखो लेस देन से अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल मतलब अगर उसमें कुछ कमी होगी. फॉर एग्जांपल अगर सेल में से हम एक स्ट्रक्चर निकाल दें तो क्या वो जिंदा होगा? हम कहें कि चलना है यार भाई इतनी सारी ऑर्गेनिल है, चल भाई माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दो, चलेगा? लाइसोसोम को निकाल दो, नहीं, तब भी डिसफंक्शन हो जाए. तो हर एक ऑर्गेनिल का एक खुद का इंपॉर्टेंस है. हैंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये तो पहले हमने कह दिया. चलो अब पहले साइंटिस्ट आए तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट क्या लिखना है भाई? ओ इंट्रोडक्शन में तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं. यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? डेफिनेशन ऑफ सेल. फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा भाई? डेफिनेशन. तो सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. चलो फिर साइंटिस्ट. तो साइंटिस्ट पहले कौन आते हैं? एंटोन वान लियोनहोफ. देखो तो उसमें हमने लिखना है वो डिस्कवर्ड फर्स्ट, वो डिस्कवर्ड लिविंग सेल. अगर ऐसा हो तो, या फिर वो डिस्कवर्ड सेल. कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, तब हमने कहना है रॉबर्ट हुक. क्या कहना? फिर दूसरा क्वेश्चन होगा वो डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो ये वही एंटोन वॉन लियोनहोफ. एंड द थर्ड वन इज वो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो फिर रॉबर्ट ब्राउन. वेरी इंपॉर्टेंट. रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था ना. अच्छा, कौन से साल में किया था वो कोई ज़रूरी नहीं है, वो साल दिमाग में बगैर काम रखना क्यों जब एनसीईआरटी नहीं दिया. रॉबर्ट हुक का नाम भी शायद से नहीं दिया, लेकिन क्लैरिफिकेशन ना हो तब फिर हमने क्या कहना? हुक. क्लैरिफिकेशन हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल तो एंटोन वान लियोनहोफ. और ऐसा क्लैरिफिकेशन हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस तब फिर आएगा रॉबर्ट ब्राउन. चलो अब ये सब क्यों पॉसिबल बना? द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब शोध हुआ तब काफ़ी आसान होगा. यू वॉन्ट बिलीव, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम 2-2 लाख गुना मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं. 2 लाख गुना मैग्नीफिकेशन. 2 लाख गुना किसको? आप अपना एक लेट से आपका 5 फीट हाइट है, 5.5-6 फीट वॉट एवर, उसका फिगर बनाओ, एक फ़ोटो लो 6 फीट, अब उसको 2 लाख गुना बढ़ाओ, कितना बड़ा हो. तो हम वायरस को तब देख सकते हैं ना जब 1.5 लाख गुना बड़ा करे तब वायरस दिखता है. 50-60 हज़ार गुना बड़ा करो तब बैक्टीरिया का फ्लैजेला दिखता है.
तो इतना बड़ा हम अच्छे से भी मैग्निफिकेशन करने में सक्सेसफुल हुए। तो जब से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिला या फिर ये माइक्रोस्कोपी टेक्निक बढ़ी, तो ये सारा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इंसान के सामने आ गया है ना। पहले तो नहीं था, ये अपनी आंखों से तो अभी भी नहीं दिखता ना भैया, और अच्छा नहीं दिखता। अगर दिखने लगे तो तुम जिंदगी भी ना जियो, है ना। सेल थियरी तो इसके अंदर देखो, दो साइंटिस्ट की बात हमने कहनी। पहले साइंटिस्ट थे मैथ्यूस स्लीडन, है ना। तो पहले कौन आए, तो हम क्या बात कर रहे हैं, सेल थियरी का, है ना। तो कौन आए भाई, स्लीडन। तो स्लीडन ने क्या कहा, पहले तो कौन थे वो बात हमने कहनी है। तो जर्मन बॉटनिस्ट थे, कहाँ के थे, जर्मन के, और बॉटनिस्ट थे, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने, examine a large number of plant and observe that all plants are composed of different kinds of cell which form the tissue of the plant। तो इन्होंने क्या कहा कि सारे प्लांट किससे बने हैं, सेल से, और सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम कौन आए, थियोडोर सॉन। तो सॉन ने क्या कहा, दूसरे साइंटिस्ट थियोडोर सॉन। तो इन्होंने दो बात की, इन्होंने कहा कि भाई प्लांट सेल के अराउंड क्या रहता है, सेल वॉल रहता है, और एनिमल के अराउंड क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का शोध किसने किया, ये अपने थियोडोर सॉन, जो कि कहाँ के थे बोलो तो, ब्रिटिश के थे और जूलॉजिस्ट थे, और ये साहब जर्मन के थे और बॉटनिस्ट थे। अच्छा, ऐसा सेंटेंस हो तो मैथ्यूस स्लीडन is a German zoologist who examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant। सिर्फ एक अल्फाज की वजह से, कौन सा, zoologist बोल दिया। हो सकता है क्योंकि ये लोग वहाँ पर ही तो तुम्हारा दिमाग चेक करना चाहते हैं, तुम लोग कितना दिमाग में रख के चलते हो, है ना। अब हमें लगता है क्या सर एकदम सिली सा तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिली सी चीज़ में ऐसा रख देंगे, है ना, जहाँ पर हम हटवा सकते हैं। चलो फिर आगे क्या कहें। अब देखो इसमें कुछ कमी है। पहले तो इतने से क्या बन गया, सेल थियरी बन गया, है ना। चलो, सेल वॉल सॉन प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट। फिर सॉन ने दो बात और कही, कौन सी दो बात, पहले तो क्या कहा कि देखो प्लांट सेल के सराउंडिंग क्या है, सेल वॉल, और एनिमल के सराउंडिंग क्या है। तो यहाँ पर ऐसा कहा कि दिस इज एक्स्ट्रा लेयर, ऐसा कहा एक्स्ट्रा लेयर मीन्स व्हाट, इट मीन्स सेल मेम्ब्रेन तो है ही कई मरतबा। खैर अभी तो ये कॉमन सेंस हो गया, पहले तो बच्चों को भी लगता था, टीचर्स को भी लगता है क्या, कि भाई प्लांट के पास सेल वॉल है और एनिमल के पास सेल मेम्ब्रेन है। भाई प्लांट के पास भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन एक्स्ट्रा लेयर है ना। अच्छा, तो अच्छा एक सेल थियरी बना इससे, लेकिन कुछ कमी, इसमें क्या कमी है, व्हाट अबाउट न्यू सेल्स, फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, कहाँ से आते हैं भाई, आसमान से गिरते क्या, ऐसा हुआ है कभी कि तुम लोग का, फॉर एग्जांपल हम पड़ गए, गिर गए ऐसा, तो स्क्रैचेस आ गए, लेट्स से स्क्रैचेस में तुम्हारे कई लाख सेल्स डैमेज होते हैं, फॉर एग्जांपल 10 लाख सेल डैमेज हो, कितने होते हैं, हाँ इतना स्क्रैचेस अगर हो गए तो कैसा मेडिकल में जाते क्या भाई, बार्गेनिंग कराते, वो 500 का 10 लाख दे रहा है, तू 250 का देते, चल नहीं। तो क्या होता है भाई, वो सराउंडिंग सेल ही उसको पता चलता है कि चलो भाई साहब आए गिर के, है ना। तो सराउंडिंग सेल एक्टिव होते हैं, वो G0 फेज में रहते हैं, वहाँ से फिर वो G1 के अंदर एंटर हो जाते हैं, सेल साइकिल पढ़ेंगे चैप्टर 10, अरेस्टिंग फेज में रहते हैं, फिर वो एक्टिव हो जाते हैं, और वहीं एक सेल 2 बनाता है, 2 का 4, 4 का 8, और जब तक कि वो एकदम जितना डैमेज हुआ उतना ही बनता है, या फिर डैमेज हुए 10 लाख सेल और बन गए 10 करोड़। बोले हाथ तो बड़ा ही होता जा रहा है, बोले आप रुक जाए यार, ऐसा हुआ नहीं। तो दिस ऑल प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। जब नहीं होगा कंट्रोल तो उसको कैंसर बोलते हैं, है ना, उसको पढ़ना है 12th में। तो ये सेल्स जो है वो डिवीज़न उसका कंट्रोल में, और दूसरी बात है कि जितना अपना डैमेज हुआ उतना बन जाएगा, है ना। तो क्या कहा, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो
पहले से एग्जिस्ट कर, और उसके लिए शायद एक वर्ड ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यस ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ऑमनिस का मतलब क्या होता है? न्यू, लैटिन भाषा है। अब किसी अमेरिकी बंदे को कहो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को, जो बाइडन को, हम गच्छामी, है ना भाई मैं जा, तो उसको थोड़ी ना समझ, कहेंगे आई एम गोइंग, तब उसको बोले चलो अपनी भाषा। तो ये लैटिन भाषा, अपने को लगता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला मतलब बंदा क्या खे के निकल गया। तो ओमनिस सेल्यूला लैटिन भाषा, हमको थोड़ी पता है, चलेगा। खैर मतलब कहा ना उसका, ओमनिस का मतलब क्या हुआ? न्यू सेल्स। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला कहाँ से आते हैं? ई मतलब जो एग्जिस्टिंग सेल्स थे, प्री एग्जिस्टिंग, पुराने सेल। तो then it's became मॉडर्न सेल थियरी। ये नॉर्मल सेल थियरी था, अब फिर हमको मॉडर्न कहना है तो मॉडर्न सेल थियरी। तो उसमें नोट्स लिखने की जरूरत, वहीं फिर दो डिटो जो सेंटेंस दिए आपको, बोलो क्या दिए? चलो ये लिख रहे हो ना आप, ऐसे कुछ लिखा तो सही ना नोट्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये तो पहले बात होगी, सामने बात बोला। फिर क्या ये अपने, लेकिन वो भाई साहब का नाम क्या था भाई? यस, रुडोल्फ विशो, है ना। वो आए 1855 में, उन्होंने ये बात बोली कि हाँ देखो भाई, प्री एग्जिस्टिंग सेल में से नए सेल बनते हैं। चलो फिर अब हमने क्या देखना है? ओवरव्यू ऑफ सेल। यू अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन ऑनियन पील इन और ह्यूमन चिक। देखो कांदे का जो छाल रहता है उसके अंदर हमने वो ओनियन के सेल्स आपने देखे कि नहीं? अर्लियर इसलिए बोला कि लोअर स्टैंडर्ड में उसका प्रैक्टिकल आता था कुछ, है ना। तो ऐसे वो इलोंगेटेड सेल्स रहते। या फिर तुम अगर प्लांट में अच्छे से स्टडी करना होते ओनियन के सेल अच्छे हैं, और अगर इंसान के अंदर तो ये चीक ऐसा करके ज़रा सा करो, है ना, एक इंस्ट्रूमेंट्स, फिर वो स्लाइड में रखो तो अच्छा सेल्स तुमको दिखते हैं। तो और भी में हमने क्या कहना, वही बेसिक सी चीज़ें। पहले थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में आएगा। चलो, द ऑनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विथ इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या कहा बोलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया ऑनियन सेल, तो ऑनियन सेल के सराउंडिंग क्या है? सेल वॉल है। किसको कवर करता है? पूरे सेल को। लेकिन सेल वॉल के ठीक नीचे क्या है? सेल मेम्ब्रेन। जो क्या सेल, कौन सा सेल रिप्रेजेंट करता है? प्लांट सेल भाई। और चीक का एनिमल सेल। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इनसाइड ईच सेल। तो मतलब वो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, डिलिमिटिंग मतलब जो एक बॉर्डर बनाता है। हमारे पास सेल वॉल नहीं। तो ऑनियन में और फिर चीक में क्या है वो हमने कहना है। गाल के कोशों में क्या है भाई? सेल मेम्ब्रेन है। फिर इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, उसको क्या कहना है हमने? न्यूक्लियस। भाई ये सब तो बहुत इजी चीज़ें हैं, वो वीडियो मैंने इसीलिए आपको दिखाया ताकि बेसिक सी चीज़ें, खैर आपको पता है बाय द वे, सेल के बारे में तो कौन नहीं जानता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो हमारा। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या है बोलो तो? डीएनए। अच्छा, डीएनए जुड़ के क्या बनता है? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन जुड़ के क्या बनता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्यों कहा? क्योंकि वो कलरफुल रहता है। मैंने कहा ना कि सेल ट्रांसपेरेंट रहता है, उसमें स्टेन डालो तो पता चलता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, और ये कलरफुल, इसलिए इसको क्रोमोसोम ऐसा बोला। चलो फिर तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको हमने क्या कहना? यूकैरियोटिक सेल। जिसमें नहीं है उसको, तो बेस्ड ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो कैटेगरी है, बोलो कौन सा? प्रोकैरियोटिक। भाई कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रो मतलब प्रिमिटिव, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और यू का मतलब ही क्या होता है? वेल डेवलप। यू कैरियोटिक, बोलो यू का मतलब वेल डेवलप। तो आप प्रोकैरियोटिक लो, बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें डीएनए नेकेड है, और यूकैरियोटिक लो तो उसमें डीएनए न्यूक्लियस में कवर्ड है ना, इसीलिए इसको यूकैरियोटिक का और इसको प्रोकैरियोटिक का।
जो कि पहले हमने देख लिया उसके बारे में। द साइटोप्लाज्म, फिर यस इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल इन अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको क्या कहते हैं, जो कि सेल का मेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, कद रोकता है ना। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो मेन ग्राउंड है भाई साइटोप्लाज्म, क्या चीज़ का, सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए सब अपना काम करते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म के। तो मेन अरेना बोला उसको। वेरियस केमिकल्स रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल्स इन द लिविंग स्टेट। अगर सेल को जिंदा रहना है तो साइटोप्लाज्म में सब चलता रहता है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को क्या कहना है भाई, मेन अरेना, मेन ग्राउंड है बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए। जैसा कि अभी हमने सेल देखा ना, तो सारी ऑर्गेनेल कहाँ पर तैर रही थी, यस। चलो ये लिख लिया इस तरीके से भाई। हैंड रिटन नोट्स ऐसे जरा नोट करते जाना। हैंड रिटन नोट्स तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। चलो, बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल। तो ऑर्गेनेल तो रिबोसोम को फिर। तो देखो अब हमने बात करना है ऑर्गेनेल्स का। तो ऑर्गेनेल्स में दो तरीके का रहता है, बोलो कौन सा। एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन, और एक होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, है ना। पटलमय पटल विहीन। तो मेम्ब्रेन बाउंड में क्या आएगा, एक तो आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, बोलो कणाभ सूत्र, माइटो, फिर आएगा ER, फिर आएगा गोल्जी, फिर आएगा लाइसोसोम, फिर आएगा ये अपना वैक्यूल और ये क्लोरोप्लास्ट। भाई क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया उसमें और रहता है 2 मेम्ब्रेन। कितना रहता है, ऐसा लिख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, कणाभ सूत्र हरित कण। अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा है, तो वो है अपना राइबोसोम, बोलो कौन सा, एंड सेंट्रियोल, तारा केंद्र, जो कि ये सेल डिवीजन में रिस्पॉन्सिबल है ना, तारा केंद्र। लिखो कि नहीं ऐसा लखने भाई, ये सारू एक पेंसिल थी बे लखी रही है। सेंट्रियोल, तारा केंद्र। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अब मैं यूं कहूं, लाइसोसोम it's a membrane bound organelle found in plant cell also, true or false। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, पटल में अंगी का लाइसोसोम प्लांट के अंदर होगा। सेंटेंस ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, सही है, लेकिन लाइसोसोम प्लांट में ओनली इन एनिमल, और वैक्यूल ओनली इन प्लांट। हाँ, ये अपना कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रहता है अमीबा के अंदर, है ना। तो प्रोटिस्टा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैक्यूल यहाँ पर लिख लो, ओनली इन प्लांट्स बट अंकुंचक रसदानी, बट contractile vacuole, contractile means अंकुंचक, is present in some protist। कुछ प्रोटिस्टा के अंदर अंकुंचक रसदानी होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल।
देखो इसके बेसिस पर काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते। अब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है ना और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, और ये दोनों होते हैं। अच्छा, सेंट्रियोल ओनली इन एनिमल सेल, हाँ, ओनली इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल सिर्फ किस में रहता है? प्लांट सेल में नहीं रहता। तो इसके बेसिस पर डोंट यू थिंक सो कि काफ़ी डिफिकल्ट सेंटेंसेस बन सकते हैं? बस हमें बेसिक पता होना चाहिए। फिर कहा चलो सेंट्रियोल इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यहाँ पर फॉल्स हो गया, बाकी तो 90%। अब हम तो हड़बड़ी में एग्जाम में, नीट में बैठे हैं एग्जाम में हड़बड़ी में, वहाँ भाई मस्त सेंट्रियोल इट्स अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, वहाँ सही दिमाग पड़ रहा है एकदम मस्त इधर, है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, वाह क्या बात, सही है, पता है मेरे को। प्रेजेंट इन, वाह सही है। प्लांट सेल, अब पता ही नहीं, देखा ही नहीं, बोले चलो राइट, आप वहाँ पर मात खा जाओगे ना। तो ध्यान रखने का, पेशेंस रखने, इतना भी पेशेंस नहीं कि 3 घंटा किधर चला जाए पता नहीं चले ना। हाँ, सब हमें मैनेज करना। तो 2 साल, 1 साल 2 साल हमें तैयारी में ये सीखना है कि हाउ कैन वी मैनेज दैट 3 आवर्स जो निचोड़ है साला 2 साल का या 3 साल का, 1 साल का, और उसको कैसे मैनेज। कई बच्चे जाके साला ब्लैंक हो जाते, बताइए। और पहल इतना होता है, बोले मेरा फिजिक्स पावरफुल, और पहला इक्वेशन देखा फिजिक्स का, पता ही कुछ नहीं ना कौन सा इक्वेशन आ रहा है, आंसर की तो दूर की बात है, लगाए कौन सा हथियार, ब्लैंक, खत्म। एक पहला क्वेश्चन पढ़ के फिर लगा अरे हाय लुट गए। तो मत करो ना यार, ऐसा क्वेश्चन देखते ही क्यों हो और कॉन्फिडेंस में। पहले तो फिर ऐसा करें कि 5 मिनट क्वेश्चन पढ़ेंगे यार, मतलब बोले देख लेते हैं और मार्क्स अपना अभी बना लेते हैं। मत करो ऐसा, क्वेश्चन पढ़ने के क्यों पढ़ने। बायो को पहले तो हम लोग को बायो ही करना है ना। और बायो में भी मतलब अगर हो सके कि पहला क्वेश्चन ऐसा तुम्हारी सीरीज में डिफिकल्ट आ जाए, होता है ऐसा सलाह ज़िंदगी में, अपने साथ ही बुरा होता है, हर किसी को ऐसा लगता है ना, अकेले नहीं है। तो उसको स्किप करो ना यार, जाने तो क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो। नहीं आया तो नहीं आया, दूसरे को भी स्किप करो अगर नहीं आया तो। मैं ये बात इसलिए बोल, कॉन्फिडेंस आए। बच्चे पहले क्वेश्चन में ही खुद को दबा देते, और जब तुम डिप्रेस्ड माइंड के साथ काम करते हो ना, तब तुम्हारे ब्रेन में क्या लग जाता है, एक चादर, एक पूरा कवर लग जाता है, कुछ काम का नहीं रहता। साइकोलॉजी है, ऐसा ऐसा केमिकल रिलीज होते हैं ना, जो आता है ना उस पर भी पर्दे गिर जाते, शटर डाउन शटर डाउन। फिर क्वेश्चन लेके आ रहे, लेके आओ, हमारा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है ना। तो ऐसा कभी नहीं सोचना, कॉन्फिडेंस रखो। सो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, और क्या, देख लेंगे भाई, कुछ और रास्ता ढूंढ लेंगे। अभी 3 घंटे के लिए तो ऐसा ही रहने का, साला अपन ही भगवान है ना। कॉन्फिडेंस से ऐसा होगा कि जब तुम वो क्वेश्चन 2 छोड़े ना, और इतने अच्छे वे में तुमने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया टाइम मैनेज करके, फिर 10 मिनट लेट से बचा हाथ में, और जैसे ही वापस तुम उस क्वेश्चन में आओगे ना, दाड़ करका एकदम फट से आंसर आएगा दिमाग में, अरे यार इसका तो ये था। तो बस वो शांति की ज़रूरत थी यार दिमाग को, जो तुमने नहीं दी, है ना। तो वो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बात बोली है, इसको काफ़ी टाइम, मतलब ये रट्टा नहीं मानना, एक जब हम देखेंगे तो आगे पता चल ही जाएगा, है ना। मैंने भी याद नहीं रखा, ओवरऑल सब पता है थोड़ा बहुत। चलो अब जो है ना, ये दोनों यूकैरियोटिक सेल में होता है, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में दोनों ऑर्गेनेल होगा। लेकिन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो प्रोकैरियोटिक है ना भाई, कौन सा, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ही होगा। उसमें एक भी ऑर्गेनेल, देखो एक भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, समझे। चल जाने दो भाई इसको। फिर साइज शेप के बारे में डिफरेंट का है, तो ये जरा 2 मिनट, बस 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। देखो तो कोई सेल ऐसे होते हैं, सेल का એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું, શું છે, હાર્ડ ડ્રાઈવ મંગાવ્યા,
આવી ગયો છે. હા ચલો ફોન. એક બે શેર જમા થવાના હતા શું એકાઉન્ટ